वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक स्पेनिश सस्पेंस रिवेंज थ्रिलर मिनी सीरीज टेरो ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ। दोस्तों एकदम अनएक्सपेक्टेड दिशा में लेकर जाएगी आपको ये सीरीज। तो आइए देखते हैं इसी साल रिलीज हुई ये सीरीज जिसका नाम है टू ग्रेव्स। तो कहानी की शुरुआत में एक पियानो टीचर को दिखाते हैं जो पियानो साफ कर रही है। साफ मतलब दोस्तों पियानो पर लगी धूल साफ नहीं कर रही, बल्कि उस पर लगे खून के छींटे साफ कर रही है। फिर वो एक लाश को बड़ी मुश्किल से खींच के लेके जाती है और ऐसा लगता है कि वो लाश को फ्रीजर में डालने वाली है। पर एक पियानो टीचर को ऐसा करने की क्या नौबत आ गई, ये जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में, जिसमें पता चलता है कि पियानो टीचर का नाम है इजाबेल और उसके पास है उसकी चहेती पोती जिसका नाम है मार्ता। इजाबेल ने रिसेंटली एक एंड्रॉइड फोन खरीदा है और जो उनका पुराना फोन है उससे कॉन्टैक्ट्स को पेपर पे लिखकर इस नए वाले में सेव करने और उसका इस्तेमाल करने के बारे में सीख रही होती है। इजाबेल को मार्ता से इतना प्यार है दोस्तों कि वो उनके फोन पर अपना नंबर को फेवरेट पोती के नाम से सेव करती है। फिर दादी और पोती मिलकर पियानो बजाती है मस्त। और इजाबेल ने मार्ता के लिए 2 जोड़ी ग्रीन कलर की कान की बालियां खरीदी हुई हैं और वो एक जोड़ी मार्ता को गिफ्ट कर देती है। मार्ता भी खुशी खुशी ले लेती है और वो जो दूसरी जोड़ी है इजाबेल अपने पास रख लेती है। इजाबेल पूछती है क्या कल तुम मेरे साथ डिनर करोगी, तो मार्ता कहती है मैं लंच पे आऊंगी। वैसे वो भी कहती है ठीक है, मैं बढ़िया लंच बना के रखूंगी तुम्हारे लिए। यहाँ से सीधे मार्ता के घर को दिखाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही मेकअप वगैरह करके कहीं जाने की तैयारी में लगी होती है। मार्ता की दोस्तों एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है जोई। वो बिना मेकअप किए मार्ता को देख रही होती है। तो मार्ता उसे बताती है मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, रात को देर से लौटूंगी। अच्छा, इनके पिता की बारी आ गई। इनके पिता का नाम है एंटोनियो और वो मार्ता से कहता है कि 2 बजे से पहले आ जाना टाइम से। और मार्ता कहती है 3 बज जाएंगे। एंटोनियो जोई से कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन की तरह कभी मत बनना बेटा, और ये एडवाइस देकर एंटोनियो चला जाता है। फिर मार्ता एक मार्केट एरिया में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड जिसका नाम वेरोनिका है वो उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ से दोनों मिलकर मार्केट में घूमती फिरती हैं। दोस्तों वहाँ पे कुछ लड़के मार्ता को बुलाते हैं कि हमारे साथ पार्टी में चलोगी क्या, सारा कुछ हम उठाएंगे, सारा खर्चा। पर मार्ता उन्हें इग्नोर करके वेरोनिका के साथ वहां से निकल जाती है। अब दोनों मार्केट से बाहर आते हैं तो मार्ता कहती है हमें बहुत दूर जाना है, अगर किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाती तो बढ़िया रहता यार। तो वो एक फोर्ड कार को देखती है जिसके अंदर एक यंग लड़का बैठा होता है। मार्ता कहती है हाय हैंडसम, लिफ्ट दोगे क्या, और वो भी मान जाता है और दोनों उस कार में बैठकर चली जाती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दृश्य वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी ओर इजाबेल जो मार्ता का इंतजार कर रही थी वो परेशान हो जाती क्योंकि मार्ता अभी तक आई नहीं, ना ही उसका कोई कॉल आया था। टेंशन में इजाबेल एंटोनियो को कॉल करके पूछती है तो एंटोनियो कहता है मुझे तो लगा वो आपके घर आई होगी। फिर इजाबेल जोई को कॉल करती है तो उसे भी पता नहीं होता कि मार्ता असल में गई कहाँ है। फिर पता चलता है कि मार्ता और उसकी फ्रेंड जिसका नाम वेरोनिका है दोनों गायब हो गई हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर दोनों को हर जगह ढूंढते हैं, पास के जंगल तक में उनको तलाशते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। और तब उस सीसीटीवी का फुटेज चेक किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड हुआ था कि उस फोर्ड कार में दोनों लड़कियां कहीं चली गई थी। उसके नंबर से उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाता है और उस लड़के को पकड़ लेते हैं जिसने दोनों लड़कियों को लिफ्ट दी थी। तो वो तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गई है सर, दोनों ने मुझे एक जंगल के पास ड्रॉप करने को कहा सो मैंने कर दिया। इसी बीच एक और खबर मिलती है कि जंगल के पास मार्ता और वेरोनिका के ओवरकोट्स मिले हैं और उन पर खून के दाग हैं। उसे फॉरेंसिक में भेजा जाता है और यहाँ बेचारी इजाबेल अपनी फेवरेट पोती मार्ता को खोकर बड़ी दुखी होती है। फिर समंदर के पास एक फिशिंग स्पॉट पर वेरोनिका की लाश मिल जाती है। उसका शव विश्लेषण करने के बाद उसे उसके पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है जो उसका आगे का वो फ्यूनरल वगैरह करते हैं। ये है दोस्तों वेरोनिका के पिता राफेल। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी होगी तो इस एक्टर को आप बखूबी पहचानते होंगे, द फेमस प्रोफेसर। खैर दोस्तों इस कहानी में भी ये कोई मामूली इंसान नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक डॉन है और किसी का कत्ल कर देना इसके लिए कोई बहुत ही छोटी बात है। लेकिन आज उसकी बेटी को किसी ने अब्यूज करके उसका कत्ल भी कर दिया। वो रो रहा होता है तो इजाबेल उसे हिम्मत देकर बाहर आ जाती है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। इजाबेल पूछती है कातिल के बारे में कुछ पता चला क्या, लेकिन वो ना में जवाब देता है। और यहाँ से सीधा दिखाते हैं टीवी पर एक एंकर इन दोनों लापता लड़कियों की डिटेल्स बता रहा होता है। वैसे दोस्तों अब 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। मार्ता का भी कहीं पता नहीं चला और इसी बात पे न्यूज चैनल्स पुलिस की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो अपने काम नहीं कर पाए और इस तरह उनकी टीआरपी बढ़ रही होती है। इजाबेल भी न्यूज देख रही थी लेकिन एंटोनियो अचानक से रिमोट लेकर ऑफ कर देता है। वो कहता है कि अगर हम उम्र भर अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचते रहेंगे तो छोटी का क्या होगा। 2 साल हो चुके हैं मार्ता को लापता हुए और मुझे नहीं लगता कि वो अब मिलने वाली है। पता नहीं कहाँ मरी पड़ी होगी और मरी हुई लड़की के लिए हम जिंदा बची हुई छोटी लड़की को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्ता को भूल जाइए आप और जोई के बारे में सोचिए, मूव ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। इस तरह अपनी माँ को एडवाइस देकर एंटोनियो चला जाता है। लेकिन इजाबेल इस तरह हार मानना नहीं चाहती और अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन जाकर
पुलिस ऑफिसर पे चिल्लाती है कि 2 साल से तुम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो लेकिन तिनका भर भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम लगभग 80 बार जंगल को पूरी तरह से छान मार चुके हैं और हर तरफ के सीसीटीवीज भी चेक कर लिए हैं, पर सबूत नहीं मिला तो हम क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताइए। लेकिन दोस्तों इजाबेल ठान लेती है कि पुलिस चाहे कुछ करे या ना करे वो अपनी पोती मार्ता को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर राफेल को दिखाते हैं जो अपनी बेटी को अभी तक भुला नहीं पाया। 2 साल हो गए उसकी मौत को। इजाबेल उसी से मिलने आई होती है। राफेल भी उसको अंदर बुलाता है। इजाबेल कहती है तुम्हारी बेटी की मौत को 2 साल हो चुके हैं और मेरी पोती मार्ता को अभी तक कोई खबर ही नहीं है। कहाँ है वो? तुम्हारी बेटी को मारने से पहले किसी ने उसको अब्यूज किया, फिर किसी ने उसके मुंह पे कोई भारी चीज मारकर उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था, और तो और उन लोगों ने उसको समंदर में फेंक दिया। क्या तुम उन कातिलों का पता नहीं लगाना चाहते? उनसे बदला नहीं लेना चाहते क्या? और दोस्तों एक खतरनाक डॉन होने के बावजूद 2 साल से जो आदमी चुप बैठा था उसे इजाबेल ने हिला दिया, उसके अंदर आक्रोश भर दिया और पता नहीं वो क्या करने वाला है। और शायद इजाबेल भी यही चाहती थी कि वो कुछ करे और तब जाकर मार्ता का कुछ पता तो चलेगा। दूसरी ओर इजाबेल के पास पियानो सीखने उसका एक स्टूडेंट आता है। ये इजाबेल का रेगुलर स्टूडेंट है जिसका नाम है पीटर। तो इजाबेल उसको अंदर बिठाकर किसी से फोन पे बातें करने जाती है। वहाँ एक गार्डनर आता है, वो पड़ोस के घरों में काम करता है वैसे, और इजाबेल से कहता है कि आपके घर का गार्डन इतना सूखा क्यों है? आप पौधों को पानी नहीं देती क्या? आप कहें तो मैं फ्री में उनको पानी देने को तैयार हूँ और आपका गार्डन भी मैं फ्री में मेंटेन कर दूंगा। तो इजाबेल उसको थैंक करके भेज देती है कि जाइए आप। अगले सीन में दोस्तों एंटोनियो और इजाबेल मिलकर जोई को ट्रीट देते हैं क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आई होती है। बाद में इजाबेल एंटोनियो से कहती है कि जब से मार्ता लापता हुई है ना, मैंने तो स्विमिंग करना ही छोड़ दिया है, उसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। अब एंटोनियो जोई के बारे में बात करने लग गया था तो इजाबेल को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें तो बस इस जोई की पड़ी हुई है, मार्ता के बारे में तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। क्यों? जिसने भी वेरोनिका का कत्ल किया है उसी ने मार्ता के साथ भी कुछ बुरा किया होगा। क्या तुम उस कातिल का पता नहीं लगाना चाहते? उससे बदला नहीं लेना चाहते तुम? इस तरह दोस्तों वो एंटोनियो को भी भड़का रही होती है, मतलब उसके अंदर एक जोश पैदा करती है कि अपनी बेटी को ढूंढो। अगले दिन इजाबेल अपनी किसी दूसरी स्टूडेंट को पियानो सिखा रही होती है तो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इजाबेल तुरंत अपनी स्टूडेंट से कहती है बाकी बेटा कल सिखाऊंगी, तुम घर जाओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आपको मेरे डिपार्टमेंट को एनोनिमस लेटर लिखने की क्या जरूरत थी कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो रहा? अरे क्या आप नहीं जानती कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ? इस तरह के लेटर्स लिखना बंद कीजिए प्लीज। और इस तरह की प्यार वाली वार्निंग देकर वो चला जाता है। दोस्तों इजाबेल इस केस के बारे में न्यूज़पेपर्स वगैरह में सारी खबरें इकट्ठा करती है और उनके जरिए उसको पता चलता है कि उस रात फोर्ड कार में जिस लड़के ने मार्ता और वेरोनिका को लिफ्ट दिया था वो एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करता है। तो उसके बारे में जानने के इरादे से इजाबेल उसी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करती है और एक लड़की डिलीवर करने आती है। इजाबेल उससे कहती है पिछली बार वो लड़का डिलीवरी के लिए आया था, मैंने उसको टिप्स देना था कुछ लेकिन दे नहीं पाई, बहुत ही अच्छा लड़का था वो, सुना है उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कैसा है वो अब? तुम्हारे पास उसका कोई नंबर वगैरह है क्या? तो वो लड़की कहती है मेरे पास उसका नंबर तो नहीं है, पर वो दिन के वक्त फिश मार्केट में काम करता है और रात को फूड डिलीवर करता है। दोस्तों अगले दिन इजाबेल उस फिश मार्केट में जाती है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है और काम के बाद एक बोट में जाकर आराम करता है। तो इजाबेल भी एक चाकू लेकर उस बोट के हर कमरे को चेक करती है। आखिर में वो एक कमरे के बाथरूम से बाहर निकलता है और चाकू देखकर घबरा जाता है, पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो इजाबेल पहले तो उसको एक जगह बिठाने की कोशिश करती है लेकिन उसे भनक लग जाती है कि इजाबेल से उसको खतरा है। वो इजाबेल को धक्का देकर चाकू छीन लेता है और कहता है कि मैं पुलिस को देखो कुछ नहीं बताऊंगा, आप चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अब इजाबेल से उठा नहीं जाता। ये देखकर उस लड़के को उस पे तरस आ जाता है और वो उसे अपना हाथ देकर उठाता है, फिर कहता है कि आपके लिए चाय लाऊं क्या, शायद आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। इजाबेल कहती है कि चाय नहीं बेटा, मुझे थोड़ी शराब दो। वो भी लाकर दे देता है। तब इजाबेल पूछती है कि मार्ता को आखिर में तुमने ही देखा था, इसलिए बिना कुछ छुपाए बेटा प्लीज बता दो कि उसे क्या हुआ। तो वो कहता है कि देखिए आंटी मुझे नहीं पता, मैंने उसी दिन पुलिस को बता दिया था जो मुझे पता था। तो इजाबेल विनती करती कि बेटा प्लीज मुझे फिर से बताओ, छोटी छोटी डिटेल बताओ, मुझे मेरी मदद करो। अपनी पोती के बारे में मुझे एक छोटा सा सुराग भी मिल जाए ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मैं तो वेरोनिका के पिता राफेल से भी मदद मांग चुकी हूँ। इसके बाद दोस्तों वो लड़का नर्वस हो जाता है और कहता है कि आप राफेल के पास क्यों गई, बड़ा खतरनाक आदमी है वो, तो आप उससे दूर ही रहिएगा। कहकर वो जल्दी जल्दी शराब को गले में उतारने लग जाता है। पता नहीं उसको डर लग गया था। इजाबेल पूछती है क्या हो गया बेटा, राफेल ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? वो बताता है कि पुलिस की पूछताछ के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया था लेकिन राफेल मुझे उठा के लेके गया और मार मार कर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, मेरी हड्डियां तोड़ दी। मैंने उसे भी वही सच बताया जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों उसकी बातों को एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। उस रात क्या हुआ था, मार्ता ने इस लड़के से लिफ्ट मांगी थी। मार्ता इससे पहले भी 1-2 बार मिल चुकी थी वैसे, लेकिन वेरोनिका इस लड़के को नहीं जानती थी। रास्ते भर दोनों लड़कियां कॉलेज में जो हंसी मजाक थी उस पे गपशप कर रही होती हैं। तो रास्ते में लड़का उनको अपने घर बुलाता है लेकिन मार्ता कहती नहीं नहीं हमें एक फ्रेंड से मिलने जाना है। ये कहकर दोनों एक जंगल के पास जाकर गाड़ी से उतर गई थी। लेकिन जाने से पहले मार्ता अपनी दादी की दी हुई वो ग्रीन कलर की बाली अपने कानों में पहन लेती है और तब लड़का भी कहता है कि ये आप क्या पहन रही हो, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता ये।
वेरोनिका भी कहती है कि हाँ यार एकदम बेकार लग रहा है, लेकिन मार्ता कहती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ कि ये मुझे जरा भी सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इसे पहनूंगी। लड़का पूछता है अगर अच्छा नहीं लगता तो पहन क्यों रही हो, लेकिन मार्ता इसका जवाब नहीं देती। और प्रेजेंट में ये सारी बातें सुन रही इजाबेल को समझ आ जाता है कि मार्ता ने मेरी खातिर यानी अपनी दादी की खातिर उन बालियों को पहन लिया था, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उसे पर्सनली बालियां पसंद नहीं थी। ये जानकर इजाबेल इमोशनल हो जाती है। एंड दोस्तों अगेन दिखाते हैं वो दोनों कार से उतर गई थी, तो वो लड़का भी कहता है मैं बस इतना ही जानता हूँ दादी। अब उसकी बातों में इजाबेल को सच्चाई दिखती है, तो वो उसको थैंक करके चली जाती है। पर इजाबेल का पियानो स्टूडेंट पीटर आ जाता है, लेकिन बहुत देर तक इजाबेल दरवाजा नहीं खोलती। और जब खोलती है तो पीटर गुस्सा हो जाता है कि देखिए अगर आप क्लास लेना नहीं चाहती तो बता दीजिए, इस तरह मुझे इंतजार मत करवाइएगा। इजाबेल कहती बेटा वो जरा मेरी आंख लग गई थी, तुम अंदर आ जाओ। पीटर कुछ ज्यादा ही बातें करता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर यहाँ सीखने आता हूँ। वैसे मैंने एक बड़े म्यूजिक कॉलेज में अप्लाई किया है, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर मुझे वहाँ सीट मिल गई तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे तंग नहीं करेंगे और मैं आपको भी तंग नहीं करूंगा, लेकिन तब तक तो मुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा ना। दोस्तों इजाबेल ने मार्ता को जो एक जोड़ी ग्रीन कलर की कान की बालियां दी थी, उसी तरह की एक और जोड़ी उसने अपने पास रखी थी, याद होगा आपको, है ना। अब इजाबेल मार्ता की याद में उन बालियों को खुद पहनकर पीटर को सिखाने के लिए बैठ जाती है। बालियों को देखकर पीटर कहता है कि इसी तरह की ग्रीन कलर की बालियां उस दिन मार्ता ने भी पहनी थी ना, उसे बहुत सूट कर रही थी वो बालियां। ये सुनकर दोस्तों एक सेकंड के लिए इजाबेल फ्रीज हो जाती है। फिर खुद को संभाल कर वो जल्दी से किचन में जाती है और ढेरों स्लीपिंग टैबलेट्स को कूट कूट कर कॉफी में मिलाती है और कॉफी ले जाकर पीटर को देती कि बेटा एक काम करो, ये पी लो, थोड़ा पियानो बजाने में नींद नहीं आएगी तुम्हें। वो भी पीने लग जाता है। कुछ देर के बाद होता ये कि पियानो बजता है और वो बेहोश। अब इजाबेल उसके हाथों और पैरों को पियानो के साथ टैग लगा देती है ताकि वो हिल ना पाए। और जब उसे होश आता है तो इजाबेल पूछती है कि मेरा तुमसे बहुत ही सिंपल सवाल है। उस दिन मार्ता ने इन बालियों को उस वक्त पहना था जब वो जंगल के पास उतरी थी। उन बालियों के साथ सिर्फ 2 लोगों ने देखा था उसको, एक थी उसकी फ्रेंड वेरोनिका और दूसरा वो लड़का जिसने उनको जंगल में ड्रॉप किया था। उन दोनों के सामने ही मार्ता ने ये बालियां अपने कान में पहनी थी। और उनके अलावा अगर कोई इसके बारे में जानता है तो वो तुम हो। तो क्या तुमने उसको मार डाला? सच बताओ क्या हुआ था? पर वो मुंह नहीं खोलता दोस्तों। गुस्से में इजाबेल एक हथौड़ा लाकर उसका घुटना फोड़ देती है। वो दर्द से तड़पता है। इजाबेल एक और बार मारती है और अब उसका मुंह खुलता है तो वो चिल्लाता है कि हम बस एक प्राइवेट रेव पार्टी में गए थे जिसमें बिना इनवाइट किए कोई नहीं जा सकता। उस पार्टी में कई सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे कि टीवी और मूवीज एक्टर्स, टीवी एंकर्स वगैरह। ये उनकी एक अंडरग्राउंड प्राइवेट पार्टी थी। उनमें से कुछ लोगों को लड़कियों की जरूरत थी, यंग लड़कियों की, और उनके लिए लड़कियां अरेंज करना ही मेरा काम है। उसके लिए मुझे अच्छी रकम भी दी गई थी और आपकी पोती मार्ता पैसों के लिए किसी के भी साथ चली जाती थी। कई बार तो मैं खुद उसके साथ रहा और उसने मुझसे अच्छी खासी रकम ली थी। इजाबेल को तो उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है कि मेरी बच्चे के बारे में ना ये गंदी गंदी बातें मत कहो, जान से मार डाल दूंगी तुमको। तो पीटर कहता है कि अरे दादी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती थी। आदमी जवान हो या बूढ़ा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो पैसे देता उसी के साथ रात बिताती थी वो। एक बार तो उस फेमस टीवी एंकर के पास भी वो गई थी और उसने मार्ता को कई बार रोकड़ा भी दिया था। तो इजाबेल कहती है चुप हो जा बेटा वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वो मार्ता को गाली देने लग जाता है तो इजाबेल से रहा नहीं जाता और वो उसके मुंह पे लगातार हथौड़ा मार मार कर उसका मुंह बिगाड़ देती है। लगता है दोस्तों मर गया वो। और फिर इजाबेल बैठकर रोने लग जाती है। अब इस लाश को डिस्पोज करना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी आ गई इजाबेल पे। तो इजाबेल उसको एक बैग में डालकर उसे फ्रीजर में रखने के लिए खींच लेके जाती है। और यही सीन दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, है ना। इंटरेस्ट बन रहा है ना सीरीज में, बस बने रहिएगा आप। दूसरी ओर वो गार्डनर इजाबेल के गार्डन में पानी देने पाइप वगैरह लेकर आ जाता है, लेकिन अब उसको अर्जेंटली सुसु करना था। वो मेन डोर पे पीटता है लेकिन इजाबेल खोलती नहीं। वो पीछे के दरवाजे पे आता है तो इजाबेल अपना बाथरोब पहन कर आती है और कहती है मैं नहा रही थी इसलिए मैं डोर नहीं खोल पाई। गार्डनर कोई अजीब सा ट्यून विसल कर रहा होता है और कहता है मुझे अर्जेंटली यूज करना है बाथरूम। पर इजाबेल उसको दफा करने में लगी होती है। कहती है कि सारे बाथरूम्स में टॉयलेट कमोड खराब हो रखा है, तुम कल आना। तो गार्डनर कहता है कि मैंने एक बढ़िया मूवी के 2 टिकट्स लिए हैं, तुम भी आओगी क्या? इस तरह दोस्तों वो लगभग इजाबेल को डेट के लिए बुला रहा होता है। तो इजाबेल टिकट और फूल लेकर उसको दफा कर देती है। जाते वक्त भी वो वही अजीब सी ट्यून विसल करता हुआ जाता है। इसी बीच दोस्तों अंदर दिखाते हैं कि पीटर अभी तक मरा नहीं, थोड़ी जान बची हुई है उसमें। वो स्पेन के इमरजेंसी नंबर 112 को कॉल करता है, लेकिन उसका मुंह तो टूटा हुआ है, इसलिए उससे बात तो हो नहीं जाती। वो गहरी सांस लेता है और फिर उसकी यार बेचारे की जान चली जाती है। कुछ ही देर के बाद इजाबेल आकर देखती है कि 112 को कॉल गया था जो ऑन है अभी। वो तुरंत कॉल कट कर देती है। फिर वो उसकी बॉडी को फ्रीजर में रखती है, शायद, कंफर्म नहीं है। इसके बाद इजाबेल टीवी पे देखती है कि वो टीवी एंकर जिसका पीटर ने जिक्र किया था कि उसने भी मार्ता का फायदा उठाया था, उसके साथ भी मार्ता सोई थी। उस एंकर को टीवी पर इतना खुश देखकर
इजाबेल को इतना गुस्सा आता है कि बस वो उसकी भी जान लेने की सोच लेती है। वो ठान लेती है कि इसको मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। फिर वो मार्केट से चिकन खरीद कर लाती है और उसे किचन में कट कर रही थी। इतने में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो घबरा कर वहाँ जाती है तो पता चलता है कि जोई ने शराब पीकर किसी से झगड़ा कर दिया था, पर पुलिस ने उसकी उम्र का लिहाज करके उस पर कोई केस नहीं किया। तो इजाबेल उसको अलग में ले जाकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? जोई कहती है, मेरी किसी को फिक्र नहीं है, आपको भी तो सिर्फ मार्ता से ही प्यार था ना, उसके नंबर को आपने अपने फोन पर फेवरेट पोती के नाम से सेव किया था, मैं तो जैसे कुछ हुई नहीं आपके लिए। और दोस्तों, जो बच्ची शुरुआत में सीधी सादी थी, अब उसने अपना हुलिया ही बदल लिया है। लगता है वो टीनेज की एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और चाहती है कि उसका परिवार उसके लिए केयर करे, उस पर ध्यान दे। लेकिन इजाबेल तो अपनी खोई भी पोती की तलाश में लगी हुई है और एंटोनियो भी अपने काम में बिजी है। उसकी परेशानी जानकर अब इजाबेल को थोड़ा दुखी होता है अपनी छोटी पोती के लिए। फिर वो पुलिस ऑफिसर घर आता है और कहता है कि पीटर, जो आपसे पियानो सीखता था, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया है कि वो लापता है। पूछताछ चल रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पर्सनली भी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करूं। तो इजाबेल बिना कोई मुंह पे अपनी झलक दिखाते हुए, मतलब जरा सा भी कोई वैसा एक्सप्रेशन नहीं देती कि इतना कांड हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल कूल होकर किचन में चिकन खाते हुए जवाब देती है, वो पियानो क्लास में तो आया था लेकिन जल्दी निकल गया उस दिन। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमने उसके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की और उसका लास्ट कॉल इसी इलाके से किया गया था, इसलिए सोचा बस आपसे पूछ लूं। खैर, आप चिकन कट कर लीजिए, मैं चलता हूँ। फिर इजाबेल राफेल के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है और बीच पे उससे मिलती है। अभी तक इजाबेल ने जो भी कांड किए थे वो सब राफेल को बता देती है वो, और ये भी कहती है कि हमें उस टीवी एंकर से पूछताछ करनी चाहिए। पीटर तो कह रहा था कि मार्ता और वेरोनिका पैसों के लिए बुरे बुरे काम कर रही थी और मुझे तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं हुआ। देखो, तुम्हारे पास तो दुनिया भर की दौलत है, तुम्हारी बेटी को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी बताओ? इसीलिए कहती हूँ कि पीटर ने मुझसे झूठ बोला है, हमारी बच्चियां ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन अब सच जानने के लिए हमें उस टीवी एंकर को पकड़कर पूछताछ करनी पड़ेगी। राफेल पूछता है, क्या ये बात आपने पुलिस को बताई अभी तक? इजाबेल ना में जवाब देती है और फिर राफेल टीवी एंकर को उठाकर उसका मुंह खुलवाने का फैसला करता है। इजाबेल भी पीटर की बॉडी को डिस्पोज करने में उसकी मदद मांगती है, जिसके लिए वो मान जाता है। दोस्तों, टीवी एंकर को राफेल किडनैप कर तो लेता है, दूसरी ओर वो गार्डनर है ना, इजाबेल को मूवी के लिए लेकर जाना चाहता है, पर इजाबेल कहती है मैं बिजी हूँ और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है कि तुम परेशान क्यों करते रहते हो बार बार। इस पे गार्डनर को गुस्सा आ जाता है। फिर एंटोनियो का कॉल आता है और वो काफी दुखी भी है। दोस्तों, इजाबेल उसको देखने जाती है तो वो बताता है कि पीटर का लैपटॉप पुलिस को मिल गया है और उसमें उन्हें कुछ फोटोज मिले जिनमें पीटर और मार्ता क्लोज थे। सभी कह रहे हैं कि पैसों की खातिर मार्ता बुरा काम करती थी। अब इस बात को कुछ रिपोर्टर्स जान लेते हैं और वो एंटोनियो को तंग करने लग जाते हैं कि क्या सच में आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकतें करती थी? इतना ही नहीं दोस्तों, वो जोई को भी नहीं छोड़ते, उससे भी अश्लील सवाल करते हैं, जिसकी वजह से बेचारी रो रही होती है। तो इजाबेल अपनी दूसरी पोती को हिम्मत देती कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर राफेल के घर जाकर पीटर के लैपटॉप से निकाले हुए फोटोज दिखाकर कहता है कि वो रेप पार्टी जिस घर में हुई थी वहाँ 2 ऑडी कार्स और 2 पोर्शे कार खड़ी थी। इस तरह के लग्जरी कार्स को खरीदने और बेचने का काम यहाँ सिर्फ राफेल करता है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम जानते हो इन कार्स को यहाँ कौन कौन यूज करता है? पर राफेल कहता है कि उन कार्स का और उनके ओनर्स का पता लगाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, तुम खुद पता लगा सकते हो। लेकिन फिर भी तुम मेरे पास इसीलिए आए क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैं इस मामले में पढ़ूंगा तो तुम्हें मेरे ऊपर लगे पुराने केसेस में कोई सबूत मिलेगा और तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंदर कर दोगे ना। अरे तुम्हारी चाल समझता हूँ मैं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से वरना बहुत ही बुरा होगा। दरअसल राफेल इसीलिए इतना गुस्सा है दोस्तों क्योंकि जो फोटोज पुलिस को मिले थे वो रिपोर्टर्स के हाथ लग चुके थे। वो कहता है कि पुलिस का काम है केस को इन्वेस्टिगेट करना, ना कि लड़कियों की ऐसी फोटोज को रिपोर्टर्स के हाथ में बेचना, समझे? फिर राफेल इजाबेल को बुलाता है और बताता है कि मैंने टीवी एंकर को उठा लिया और उससे पूछताछ भी की। मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी बेटी वेरोनिका के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन हाँ वो बता रहा था कि मार्ता और वेरोनिका के साथ एक और लड़की भी थी। उस तीसरी लड़की के माथे पे एक बड़ा सा बर्थमार्क था। अगर हम उस लड़की का पता लगा लें तो मार्ता के बारे में और मेरी बेटी के कातिल के बारे में पता चल जाएगा। इजाबेल कहती है मैं पता लगाती हूँ, रुको फिलहाल मुझे काम है, और ये कहकर वो निकल जाती है। रास्ते में वो एक रेडियो पे एक न्यूज सुनती है दोस्तों, जिसमें बताते हैं कि पीटर के फोन से 112 को जब कॉल किया गया था तो पीटर की आवाज सुनाई नहीं दी गई थी, लेकिन उस कॉल में कोई विसिल सुनाई दिया था और वो उस ट्यून को प्ले भी कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ये विसिल कहीं सुनी हो या फिर आप खुद वो इंसान है जिसने ये विसिल किया हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है कि आप इस केस के कोई इंपॉर्टेंट विटनेस बन जाए। ये सुनकर अब इजाबेल की हालत खराब, क्योंकि वो विसिल था गार्डनर का। रास्ते में वो गार्डनर को भी देखती है, वो तो एकदम से पूछ लेता है कि क्या तुमने ही पीटर का कत्ल किया है क्या? 112 को किए गए कॉल में जो विसिल सुनाई दिया था वो मेरा बजाया हुआ विसिल था, और जब मैं तुम्हारे घर आया था तभी उस लड़के ने 112 को कॉल किया था। उसके बाद उस लड़के का कहीं पता नहीं चला, मतलब तुमने ही उसका कत्ल किया है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूं तो बस एक दिन के लिए मेरे साथ रहो। पर इजाबेल उसके मुंह पे कहकर चली जाती है कि तुम्हें जो करना है करो गंदे आदमी, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरती। फिर वो मार्ता के कॉलेज जाती है जहाँ इजाबेल कभी खुद भी पियानो सिखाया करती थी। उसे वहाँ सारे स्टाफ जानते हैं
और उसकी मदद से इजाबेल पुराने बच्चों के रिकॉर्ड्स चेक करती है। तब उसे माथे पे एक बड़ा बर्थमार्क वाली एक लड़की का रिकॉर्ड मिलता है जिसका नाम है जमीला। इजाबेल चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और फिर स्टाफ से जमीला के बारे में पूछती है। वो बताती है जमीला का कोई परिवार नहीं था, सिर्फ एक गार्डियन था जो कभी कभी उसको देखने आता था। लेकिन अचानक जमीला यहाँ से टीसी लेकर कहीं और चली गई और वो कहाँ है, क्या करती है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इजाबेल घर आती है तो देखती है कि पुलिस उसके घर की तलाशी कर रही है दोस्तों। हाँ, क्योंकि उस गार्डनर ने इजाबेल की पोल खोल दी थी। उसके पास सर्च वारंट भी होता है और फोरेंसिक के लोग भी वहाँ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो वो इजाबेल से कुछ सवाल करते हैं, लेकिन इजाबेल डट कर खड़ी रहती है कि मैं कुछ जानती ही नहीं। लेकिन कारपेट पर यूवी लाइट के जरिए पता चल जाता है कि वहाँ खून के दाग लगे हैं। हालांकि इजाबेल ने उसको अच्छे से साफ किया था। तो पुलिस ऑफिसर कहता है ये खून यहाँ पे कैसे आया। तो इजाबेल बिना पल के झपकाए कैजुअली कह देती है, उस दिन मैं चिकन काट रही थी, तुमने तो देखा ही था, उसी का खून छलक गया होगा बस। तो फॉरेंसिक वाले उस सूखे हुए खून का सैंपल ले लेते हैं और पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब इसका रिपोर्ट आएगा पता चल जाएगा ये चिकन का है या किसी इंसान का। फिर वो फ्रीजर खोल कर देखता है तो उसमें फूड आइटम्स होते हैं। इजाबेल कहती है मेरा बेटा एक होटल चलाता है और उसी की जरूरत की चीजें यहाँ पे रखी हुई है। फिर दोस्तों इजाबेल राफेल से मिलती है और बताती है कि वो माथे पे बड़ा बर्थमार्क वाली लड़की, मुझे उसके बारे में पता चल चुका है, उसका नाम जमीला है, लेकिन मैं उस टीवी एंकर से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारे कब्जे में है। राफेल मना करता है लेकिन इजाबेल बहुत ही जिद करती है तो वो उसे अपने गोडाउन में लेके जाता है जहाँ टीवी एंकर को लटका के रखा हुआ है। लगता है दोस्तों राफेल के आदमियों ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई की है। राफेल कहता है कि तुमने मुझे जो बताया वो इन्हें भी बताओ। वो भी वही बात करने लग जाता है कि 3 लड़कियां आई थी जिनमें एक के माथे पे बड़ा निशान था। पार्टी के बाद तीनों जिंदा बाहर गई थी, यानी मार्ता, वेरोनिका और जमीला, तीनों पार्टी खत्म करके बाहर गई थी। इसके बाद राफेल एक बटन प्रेस करता है और वो उस आदमी के सर को एक शीट पे रख देते हैं और ऊपर से एक कार नीचे आकर उसे कुचल देती है। दोस्तों ये सब देखकर इजाबेल हो जाती फ्रीज और घबराकर तुरंत बाहर भाग आती है। फिर राफेल आकर जमीला की सारी डिटेल्स पूछता है तो इजाबेल भी उसको सब बता देती है, लेकिन वो अब कहाँ पे है ये इजाबेल को पता नहीं होता। तो राफेल कहता है कि छुपे हुए लोगों को बाहर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इजाबेल कहती है जब तुम जमीला से पूछताछ करोगे ना तो मुझे भी बुला लेना, मुझे भी उससे कुछ सवाल करने हैं। तब इजाबेल को एक कॉल आता है दोस्तों और वो घबराकर हॉस्पिटल जाती है। दरअसल इसी बीच जोई ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, वो तो ऐन वक्त पर डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया। एंटोनियो बड़ा परेशान होता है बेचारा। इजाबेल जोई से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया बेटा। तो वो कहती है कि पूरी दुनिया मार्ता के बारे में बुरी सी बुरी बातें कर रही है। पहले मुझे उससे चिढ़न होती थी लेकिन अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ और उसके पास पहुँचने का मेरे पास एक ही इरादा है, मरना। मैं बस उससे माफी मांगना चाहती हूँ मर के। इजाबेल कहती है कि प्लीज आगे से बेटा ऐसा कोई बेवकूफी काम मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मार्ता को मिस करती हो? अरे मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। तब एंटोनियो इन दोनों के सर पे एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ता है दोस्तों। वो कहता है कि मार्ता मरी नहीं है, जिंदा है। और दोस्तों ये सुनकर हम और आप जितने शॉक हुए हैं उतनी शॉक होती है जोई और इजाबेल। 2 साल हो चुके हैं मार्ता को लापता हुए और अब बाप कहता है कि वो मरी नहीं, जिंदा है। तो क्या एंटोनियो जानता है कि मार्ता कहाँ पे? जी हाँ, वो जानता था और 2 साल पहले से ही वो जानता था। अब वो जोई और इजाबेल को बताता है कि उस दिन सच में क्या हुआ था। बताता हूँ। मार्ता और वेरोनिका उस फोर्ड कार में लिफ्ट मांगकर जंगल के पास उतरी और वहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर एक बड़े घर में गई जहाँ उन्हें उस रेप पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था। वो डोरबेल बजाती है तो दरवाजा खोलता है पीटर। वो दोनों का बढ़िया तरीके से स्वागत करता है, उनको नशे के टैबलेट्स देता है और कहता है इसे खा लो, मस्त नशा चढ़ेगा। मार्ता को इन चीजों की आदत है शायद, लेकिन वेरोनिका के लिए ये सब कुछ नया होता है। लेकिन वही है ना, देखा देखी में मार्ता को देखकर वो भी टैबलेट खा लेती है। मार्ता तो पैसों के लिए यहाँ पे आई थी, पर वेरोनिका को पैसों की कोई कमी थी नहीं क्योंकि उसका बाप तो इतना बड़ा आदमी है। वो तो बस इसीलिए आई है क्योंकि कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो गुड बाय कहकर चलते बनो, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा और खासकर किसी के साथ कमिटमेंट होने की भी जरूरत नहीं है। मतलब वही वाली बात है, पार्टी को एंजॉय करो, लड़कों को एंजॉय करो, घर जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यही सब कहकर मार्ता वेरोनिका को यहाँ लेके आई थी दोस्तों। सब बढ़िया चल रहा था, दोनों पार्टी एंजॉय भी कर रही होती है, लेकिन पहली बार नशा का टैबलेट जब होता है ना तो अजीब ही होता है। वो तो जब पहली बार कोई करेगा तो फिर वो तो बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तो वेरोनिका का सर चकरा जाता है और वो सोफे पे बैठ जाती है। अब उसकी यह हालत देखकर जमीला उसके पास आती है और पूछती है तुम्हें हुआ क्या, ये ठीक तो हो ना? लेकिन तब वो टीवी एंकर आता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, ये हमारी गेस्ट है, हम इसकी देखभाल करेंगे। इस तरह जमीला को साइड में हटाकर वो वेरोनिका से पूछता है क्या हो गया, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो वेरोनिका पानी मांगती है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें पानी देता हूँ। कहकर वो वेरोनिका को अकेले में ले जाकर उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। और फिर वेरोनिका को ढूंढते ढूंढते मार्ता और जमीला वहाँ पे आती हैं। तो देखती हैं कि टीवी एंकर ने वेरोनिका के साथ ये घिनौनी हरकत कर दी। यहाँ से अगले सीन में उसी रात मार्ता घर आई थी और एंटोनियो से लिपट कर रोने लग गई थी और उसने पार्टी में हुई सारी बातें अपने पापा को बता दी थी। एंटोनियो भी उसके साथ उस जंगल के पास जाकर देखता है
तो वहाँ वेरोनिका मरी पड़ी थी। तो मार्ता कहती है पुलिस को बता देना ही बेहतर होगा पापा, मैं सब सच सच कह दूंगी कि ये एक्सीडेंट था, मैंने अनजाने में उसको धक्का दे दिया और सर के पिछले हिस्से में चोट लगने से वो मर गई, मैं बोल दूंगी। एंटोनियो कहता है पुलिस तुम्हारी बात पे विश्वास भी कर लेगी और तुम्हें कम से कम सजा के साथ छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन वेरोनिका का बाप कितना खतरनाक डॉन है तुम जानती हो, कानून तुम्हें छोड़ देगा लेकिन राफेल तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए किसी भी हालत में किसी से सच मत बताना, गलती से भी नहीं। इस तरह मार्ता को कन्विंस करके एंटोनियो वेरोनिका की लाश को अपनी एक बोट में डाल देता है। उसने किसी भारी चीज से वेरोनिका के मुंह पे मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था ताकि वो पहचानने में ही ना आए। फिर वो अपने किसी दोस्त को कॉल करके उसे बीच समंदर में आने को कह देता है और इसी बीच ये दोनों मिलकर वेरोनिका की लाश को पानी में धकेल देते हैं। इतने में एंटोनियो का दोस्त भी आ जाता है और एंटोनियो मार्ता को उसके हवाले कर देता है कि अब इसको लेके जाओ। एंटोनियो का दोस्त यहाँ से कुछ दूर एक गांव में रहता है दोस्तों। एंटोनियो फिर मार्ता को समझाता है कि तुम कुछ वक्त के लिए वहाँ रहो, जब मामला निपट जाएगा मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए, बात का बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे लिए सबसे जरूरी काम है तुम्हें वहाँ भेजना। मार्ता जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। वो दुखी होकर एंटोनियो के दोस्त के साथ उसके गाँव चली जाती है। और दोस्तों प्रेजेंट में सच जानकर इजाबेल एंटोनियो पे चिल्लाती है कि क्या कह रहे हो तुम, 2 साल से मैं नरक में जीती रही, परेशान रही कि न जाने मेरे कलेजे के टुकड़े को क्या हो गया, मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, और तुम मुझे जरा सा भी बता नहीं सकते थे। मुझे बता देते कि ये सब हुआ था और मार्ता सही सलामत है तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाता। तो एंटोनियो उल्टा जवाब देता है कि जब मैं छोटा था तो 14 साल के लिए आप अपने मतलब के लिए मुझे छोड़कर अपनी दुनिया घूमने चली गई, तब तो आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा और अब मुझसे सवाल कर रही हो। खैर वो सब छोड़िए, मार्ता फिलहाल मोरक्को में है और हर फ्राइडे वो मेरे होटल को कॉल करके मुझसे बात करती है। बिल्कुल ठीक है वो। तभी दोस्तों आता है राफेल का कॉल और इजाबेल कॉल अटेंड करती है। राफेल बताता है मैंने जमीला का पता लगा लिया है, वो अल्मेरिया नाम के शहर में रह रही है, आज दोपहर मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और अगर मुझे उससे और कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको कॉल करके बता दूंगा, कहकर वो कॉल काट देता है। अब यहाँ इजाबेल की तो हालत खराब हो जाती है कि अब अगर राफेल ने जमीला को पकड़ लिया और उसने अपना मुंह खोला तो पता चल जाएगा कि राफेल की बेटी वेरोनिका मार्ता की वजह से मरी थी। तो फिर राफेल तो मार्ता को ढूंढ लेगा और उसे मार डालेगा, उसे नहीं बल्कि एंटोनियो, इजाबेल, जोई सबको जान से मार डालेगा। इसलिए वो एंटोनियो से कहती कि बेटा पासा पलट गया है, मामला हाथ से निकलने वाला है, इसीलिए अब जो करना है वो मैं ही करूंगी, तुम बस माँ पर विश्वास रखो, कहकर वो कार में तेजी से निकल जाती है। दूसरी ओर दोस्तों राफेल की वाइफ उससे विनती करती है कि देखो हमारी बेटी तो मर गई, अब उसकी मौत का बदला लेने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, प्लीज छोड़ दो ये सारी चीजें। लेकिन वो बदला लेने के अपने फैसले पे बिल्कुल अड़ा रहता है और निकल जाता है वहां से। लेकिन इसी बीच इजाबेल ने एंटोनियो को कॉल करके कह दिया था कि बेटा तुम पुलिस को कॉल करो और एक एनोनिमस कॉलर बनकर ये इन्फॉर्मेशन दो कि उस टीवी एंकर का कत्ल राफेल ने कर दिया है। एंटोनियो ने वैसा ही किया था दोस्तों जिसकी वजह से पुलिस यहाँ पे आ गई है और राफेल को अरेस्ट कर लेती है। ये सब इजाबेल का प्लान था ताकि वो किसी भी तरह राफेल को जमीला तक पहुंचने से रोक सके। अब पुलिस राफेल से सवाल करती है कि क्या टीवी एंकर का तुम ही ने कत्ल किया था, लेकिन राफेल का लॉयर आ जाता है और उसने राफेल को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि तुम अपना मुंह मत खोलना, जो करना है मैं करूंगा। लेकिन राफेल लॉयर के कान में फुसफुसाता है कि अगर अगले 15 मिनट में मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो तुम्हें मैं खुद ही उड़ा दूंगा, समझे। इसी बीच पुलिस को फॉरेंसिक से रिपोर्ट मिलती है कि इजाबेल के घर के कारपेट पे जो खून का दाग था वो इंसान का खून है और वो भी पीटर का ही खून। पुलिस ऑफिसर तो शॉक हो जाता है दोस्तों। दूसरी ओर इजाबेल जमीला को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। यहाँ राफेल का लॉयर पुलिस को वार्न करता है कि बिना एविडेंस के आप इतनी देर तक मेरे क्लाइंट को यहाँ नहीं बिठा के रख सकते, और पुलिस के पास राफेल के खिलाफ कोई ठोस सबूत तो होता नहीं, तो उन्हें मजबूरन राफेल को छोड़ना पड़ता है। फिर क्या था दोस्तों, राफेल अपनी गाड़ी लेकर तेजी से जमीला से पूछताछ करने के लिए निकल जाता है। इसी बीच इजाबेल जमीला के घर तक पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने बेटा यहाँ भेजा है। वो बड़ी कंफ्यूज्ड दिखती है, लेकिन अब क्योंकि इजाबेल बुजुर्ग है तो वो उसको अंदर बुलाकर बैठाती है और कॉफी वगैरह बना कर देती है। इजाबेल कहती है थोड़ी और शक्कर मिलती तो अच्छा रहता बेटा। इस तरह जमीला को किचन में भेजकर इजाबेल जमीला की कॉफी में नींद की दवा मिक्स कर देती है। फिर उसके आने के बाद इजाबेल उससे कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन वो कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको मेरे पेरेंट्स ने भेजा है, लेकिन मुझे तो उनसे बात किए हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, मेरा और उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। सच बताइए आप हैं कौन और यहाँ पे क्यों आई है। इस तरह वो कॉफी पीते पीते बातें करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो हो जाती बेहोश और तब इजाबेल बैग में छुपाया हुआ चाकू निकाल लेती है। लगता है वो जमीला का कत्ल करने वाली है दोस्तों। अपनी पोती का पता लगाने के लिए ये दादी शुरू से लगातार कोशिश करती रही, हद पार करने के लेवल पर वो कोशिश करती रही, और जब उसे लगा कि मार्ता का कत्ल कर दिया गया है तो उस कातिल से बदला लेने के चक्कर में
उसने पीटर का कत्ल कर दिया था। लेकिन अब जब उसको पता चल चुका है कि मार्ता मरी नहीं है तो उसे बचाने के लिए वो जेमिला का कत्ल करने पे उतर आई। लगता है बड़ी प्यारी दादी है, क्योंकि अगर राफेल को जेमिला ने बता दिया कि उसकी बेटी वेरोनिका की मौत की वजह मार्ता है तो वो मार्ता को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसके घर वालों को भी। ये सच बताने वाली इकलौती जो लिंक है वो जेमिला है, इसलिए मार्ता को बचाने के लिए इजाबेल को जेमिला का कत्ल करना पड़ेगा। इसी इरादे से दोस्तों इजाबेल यहाँ पे चाकू लेकर आई है, लेकिन अब वो जेमिला की जान लेने से कतरा रही होती है, क्योंकि पीटर तो गया गुजरा था, लड़कियों के साथ बुरा करता था या बुरा करवाता था, इसीलिए उसको मारकर इजाबेल को गिल्टी फील नहीं होगा। लेकिन ये लड़की इनोसेंट है, उसमें इजाबेल को अपनी पोती नजर आती है और ना ही इस बच्चे ने इजाबेल के साथ कभी कोई बुरा सलूक किया। बहुत ही इज्जत से बात की थी जेमिला ने और ना ही वो अपने बचाव में कुछ करने की हालत में है, बेहोश पड़ी है बेचारी। ये सारी बातें सोचकर इजाबेल उसका कत्ल ना करने का फैसला कर लेती है। और तब इजाबेल वहाँ चिपकाई भी कई फोटोज को देखती है दोस्तों, और उन फोटोज को देखकर इजाबेल को अंदाजा लग जाता है कि पिछले 2 सालों में जेमिला और मार्ता ने ये फोटोज खिंचवाई थी और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। शायद मार्ता और जेमिला यहीं पे साथ रहती हैं। इतने में वहाँ पे मार्ता आ जाती है दोस्तों, और दादी को देखकर मार्ता की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और मार्ता को देखकर इजाबेल का भी वही हाल होता है। दोनों इमोशनल होकर गले लग जाती हैं। इतने में जेमिला को आता है होश। इजाबेल उसको एक टैबलेट देकर कहती है तुम्हें वोमिटिंग सेंसेशन होगा, ये टैबलेट ले लो, बेटर फील करोगी। लेकिन इसी बीच राफेल की गाड़ी वहाँ पे आ जाती है दोस्तों, और ये जानकर इजाबेल मार्ता और जेमिला को लेकर जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए भाग जाती है। राफेल दरवाजा पीटता रह जाता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खुलता तो वो दरवाजे का ग्लास तोड़कर अंदर का लॉक खोल देता है और घर में जाता है घुस। अंदर कोई नहीं होता, लेकिन कपड़े वगैरह यहाँ वहाँ पड़े होते हैं और राफेल को साफ पता चल जाता है कि यहाँ जो भी था वो जल्दबाजी में यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा है। फिर वो उन फोटोज वाली जगह को घूरने लगता है और यहाँ तो सच में यार हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। किसने फोटोज को देख लिया? अब मार्ता की खैर नहीं, लेकिन नहीं, मार्ता की दादी इजाबेल काफी स्मार्ट है। वो जाते जाते सारे फोटोज को निकाल कर लेकर गई थी, सिर्फ जेमिला की फोटो राफेल को मिलती है, यानी कि ये लोग बाल बाल बच गए। अब पुलिस एंटोनियो को वार्न करती है कि तुम्हारी माँ के घर से हमें पीटर के खून का सैंपल मिला है, हमें शक है कि उसी ने पीटर का कत्ल किया है। अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करे तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना, वरना तुम पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच इजाबेल मार्ता और जेमिला को अपनी एक पुरानी दोस्त के घर पे लेके जाती है, जो कि एक गांव में रहती है। वैसे उस रात वो वहीं पे रुक जाती हैं दोस्तों, और वहाँ पे इजाबेल शांति से मार्ता से पूछती कि बेटा ये तुम क्या कर बैठी? तुम इस तरह के काम कर रही थी और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम पे। चलो मान लिया कि तुम कॉस्टली ड्रेस, कॉस्टली मोबाइल्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के लिए ऐसे आदमियों की संगत में आई और पैसों की खातिर तुम ये काम करने लगी, चलो मान लिया। लेकिन राफेल की बेटी वेरोनिका को पैसों की कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो वो ऐसी जगह घूमने ही तुम्हारे साथ आ गई? उसके बाप के पास तो इतनी दौलत है। तो मार्ता बताती है वो पैसों के लिए नहीं, सिर्फ एक बॉयफ्रेंड पाने के लिए और एंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। अगली सुबह इजाबेल राफेल से मिलने चली जाती है। अब शुरू में तो इजाबेल ने ही राफेल को उकसाया था कि तुम्हारी बेटी को मरे हुए 2 साल हो गए और तुम इस तरह चुपचाप बैठे हुए हो, कातिल से तुम्हें बदला लेने का मन नहीं कर रहा है क्या? और आपको दोस्तों पता ही होगा, इसके बाद से राफेल ने कातिल की तलाश करनी शुरू कर दी थी और अब वो कातिल के यानी मार्ता के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। पर अब इजाबेल उसको समझाने लग जाती है कि 2 साल से तो इस केस में कुछ हुआ नहीं, अब भी मुझे नहीं लगता कि हमें कातिल के बारे में कुछ पता चलेगा। अब देखो जो बीत गया उसके लिए हमें ये प्रेजेंट का सुख चैन क्यों अपना खराब करना, छोड़ देते हैं ये तलाश। पर अब राफेल कहता है कि ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरी बेटी को जिसने भी जान से मारा ना उसको तो मैं पता लगाकर मार के रहूंगा। आप चाहें तो अपनी कोशिश छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जेमिला को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहूंगा। फिर इजाबेल दोस्तों एंटोनियो को कॉल करके कहती है मैं मार्ता को एक सेफ जगह ले जा रही हूँ। एंटोनियो कहता है ये कैसी पागलपन जैसी बातें कर रही हो माँ, मार्ता को मरे हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, भूल गई क्या आप? और तब पता चलता है दोस्तों एंटोनियो के घर में पुलिस है और वो उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटोनियो के जवाब से इजाबेल समझ जाती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है और वो कहती है कि बेटा मेरे बारे में तुम आगे भी बहुत कुछ सुनोगे, पर एक बात याद रखना कि मैं जो भी करूंगी इस परिवार की भलाई के लिए करूंगी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए करूंगी, गुड बाय कहकर वो कॉल काट देती है। अब पुलिस को कॉल ट्रेस करने के लिए कॉल का कम से कम 1 मिनट लंबा होना तो जरूरी है, लेकिन इजाबेल ने 45 सेकंड्स में अपनी बात बोलकर कट कर दी। इस वजह से वो इजाबेल का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते। इजाबेल फिर एक बार अपने फ्रेंड के घर जाकर दोनों लड़कियों को बताती है कि अब तुम दोनों का एक ही जगह पे रहना सेफ नहीं है। वो मार्ता को वहीं छोड़कर जेमिला को किसी दूसरी जगह पे लेके जा रही होती है। दोस्तों फिर अगले सीन में वो राफेल को कॉल करके कहती है मैं तुमसे जरूरी काम से मिलना चाहती हूँ। राफेल भी जाता है तो इजाबेल उसे अपनी कार में चढ़ने को कहती है और बताती है कि मैंने जेमिला का पता लगा लिया है, फिलहाल वो मेरे ही कब्जे में है। राफेल शॉक हो जाता है, वो पूछता है कि आपने उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था और मेरी बेटी मरी कैसे थी? अब इजाबेल बताना शुरू करती है और इस बार वो राफेल को सच बताने वाली है दोस्तों शायद। अब हमें फिर उसी दिन का फ्लैशबैक दिखता है जब वेरोनिका को टीवी एंकर ने अब्यूज किया था।
उसके बाद वेरोनिका रोती भी बाहर निकली थी। मार्ता और जेमिला भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई थी। वेरोनिका कहती है, मेरी ये हालत करने वाले उस टीवी एंकर को मैं छोड़ूंगी नहीं कभी, उससे बदला लेकर ही रहूंगी। लेकिन मार्ता मना करती है और कहती है कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम इस तरह की रेव पार्टी में आई थी तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार। फिर कॉलेज में ही नहीं, बाहर भी हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारे परिवारों की भी बदनामी होगी। सोचो ना पुलिस को बता सकते हैं, ना घर पर ये कुछ नहीं कर सकते। और यही सब सोचकर वेरोनिका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके साथ बुरा करने वाले उस टीवी एंकर को वो कुछ नहीं कर सकती। ये सोचकर वो और बेबस हो जाती है दोस्तों, और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो एक ग्लास बोतल तोड़कर उससे अपने हाथ की नस काटने वाली होती है और कहती है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना तो जीकर क्या फायदा, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। तो मार्ता चिल्लाती है कि ये क्या पागलपन कर रही हो। कहकर वो वेरोनिका के हाथ से ग्लास का टुकड़ा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका उसको कस के पकड़ के रखती है और देने से मना कर देती है। लगभग हाथापाई हो जाती है दोस्तों, और तभी गलती से ग्लास का टुकड़ा मार्ता के गले को चीर देता है। छोटा सा घाव होता है और खून भी बहुत कम निकल रहा होता है, लेकिन गले पे कट लगे और खून निकले तो जाहिर सी बात है कोई भी घबरा जाएगा। मार्ता भी डर के मारे चिल्लाती है कि ये तुमने क्या कर दिया, और गुस्से में वो वेरोनिका को धक्का दे देती है। वो गिर जाती है नीचे, लेकिन पीछे के सीमेंट बेंच पे उसका सर का पिछला हिस्सा बहुत ही जोर से लगता है और वो स्पॉट पे मर जाती है। तो उस समय ये देखकर जेमिला डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाती है। मार्ता वेरोनिका का पल्स चेक करती है तो पता चलता है वो मर चुकी है। इस तरह हुई थी दोस्तों वेरोनिका की मौत। और अब प्रेजेंट में इजाबेल कहती है कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, अनजाने में मेरी पोती के हाथों हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया था, और अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरी बेटी ने मरी हुई वेरोनिका का चेहरा बिगाड़कर उसे पानी में फेंक दिया, और मार्ता मरी नहीं, जिंदा है। इजाबेल को लगा दोस्तों कि अगर वो सच बता देगी तो शायद राफेल का गुस्सा, उसका आक्रोश कम हो जाएगा, लेकिन अब वो और भड़क जाता है और पूछता है कि तुम्हारी पोती मार्ता है कहाँ, मुझे बताओ। सबसे पहले तो मैं उसका खात्मा करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे का, क्योंकि उसने मेरी बेटी के मुंह पे मार मार कर उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया कि उसको पहचानने में इतनी मुश्किल हो गई, और फिर मेरी बच्ची को उस दरिंदे ने समंदर में फेंक दिया। बताओ, और तुम मुझसे दया की उम्मीद रखती हो। लेकिन इजाबेल भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। उसने तो पहले से प्लान करके रखा था कि अगर राफेल लाइन पे नहीं आया तो उसे क्या करना था। इतने बड़े डॉन से लड़कर जीतना तो मुश्किल है, इसीलिए अब इजाबेल अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करती है। वो गाड़ी को तेज करके झट से मोड़ देती है, जिससे कि गाड़ी सीधे समंदर में जा गिरती है। दोनों कार के अंदर ही पानी में डूबने लग जाते हैं, और क्योंकि इजाबेल ने सीट बेल्ट पहन के रखा था तो वो आगे के डैशबोर्ड और ग्लास से नहीं टकराती, लेकिन राफेल ने सीट बेल्ट नहीं पहना होता है तो वो जोर से विंडशील्ड पे टकराता है और बेहोश। इस वजह से वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। राफेल को मरता हुआ देखकर इजाबेल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो भी खुशी से हंसते हंसते अपनी आखिरी सांस लेती है। अब दोस्तों, क्योंकि राफेल जिंदा नहीं है तो मार्ता को फिर से बाहर की दुनिया के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही उसके परिवार को कोई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इजाबेल जिसने पीटर का कत्ल किया था वो भी मर चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ क्यों हुआ? क्या इसे होने से रोका जा सकता था? जवाब है दोस्तों हाँ। अगर एंटोनियो अपनी माँ इजाबेल को पहले ही सच बता देता तो ना वो अपनी पोती की तलाश में इतना कुछ करती, ना ही आज ये परिवार अपनी चहेती दादी को खोता, और ना इस परिवार को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको अपने परिवार से छुपाने के बजाय उनको बता देना ही बेहतर होता है, वरना कई गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं यार, और परिवार का सुख चैन खो जाता है ना? सही बात है ना? इसी मैसेज के साथ दोस्तों ट्रू ग्रेप्स नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, फील आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।